चाइनीज ईवी मेकर बाइड ने सभी ईवी मेकर्स को शॉक में डाल दिया है अपनी अल्ट्रा फास्ट ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिखाकर। इस वीडियो के अंदर आप जो देख रहे हो वो 5 मिनट से भी कम के अंदर 400 किलोमीटर की रेंज एडअप हो रही है चार्जिंग स्टेशन के अंदर ही, जो कि बाइड का ही है, जो कि करीबन 1 मेगावाट चार्जिंग पावर यूज करता है। और उसके बाद में 4 मिनट 40 सेकंड यानी कि 5 मिनट से भी कम में 70% तक चार्ज हो जाता है। और इतनी तेज चार्जिंग की वजह से ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप फ्यूल भर रहे हो, डीजल भर रहे हो किसी कार के अंदर, और चलो जी भर गया डीजल, जाओ अब आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिल गई। तो इस कार के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि भैया 400 किलोमीटर की रेंज सिर्फ 5 मिनट से कम में ही मिल गई। दोस्तों, गुजरात के एक बिजनेसमैन दीपक इजिंदर का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो अपने बच्चे का बर्थडे रोड पर ट्रैफिक जाम कर मना रहे हैं। वहां पर खड़े होके वो बम पटाखे फोड़ रहे हैं और इस तरीके से ब्लॉक कर रखा था इन्होंने कार वालों को, जिसके बाद में वो हॉन्किंग भी कर रहे थे, मतलब हॉर्न बजा रहे थे। तो ये पीछे पलट के उनको बम से थ्रेटन भी करता है, जिसके बाद में नेक्स्ट डे जब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई, पुलिस इनके खिलाफ में FIR रजिस्टर कर लेती है सेक्शन 223 के भारतीय न्याय संहिता के आधार पर, और उसके बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। हालांकि इनको बेल मिल जाती है, जिसके बाद में ये दूसरी वीडियो के अंदर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं कुछ बम जला रहा था अपने बच्चे के सेलिब्रेशन के लिए, तो क्या गुनाह कर दिया मैंने, 5 मिनट ही तो ट्रैफिक रोका था। तो इस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने सेलिब्रेशन के लिए क्या सभी लोगों को तंग करोगे? तो ये किस तरह का सेलिब्रेशन हुआ? लोग तो शायद बद्दुआएं ही देंगे, फिर दुआ तो कोई देने वाला नहीं। दोस्तों, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि सिर्फ 19 साल की है, जिनका नाम देवप्रिया है। वो एक लॉ स्टूडेंट थी, जिन्होंने एक पोस्ट में दुनिया को बता दिया कि उन्होंने एक 31 साल के साइकोलॉजिस्ट से शादी कर ली है, जिन्होंने 2 साल पहले उन्हें प्रपोज किया था अकॉर्डिंग टू हर ब्रदर। और उसके बाद में मतलब फैमिली में कुछ इशू रहा होगा कि भैया यहाँ पे 12 साल का एज डिफरेंस है, तुम उससे कैसे मतलब रिलेशनशिप में रह सकती हो, जिसके बाद में उसने कहा था कि मैं अब रिलेशन में नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद में उन्होंने अब शादी कर ली है, और उन्होंने एक पोस्ट में ये भी लिखा है कि मैंने कई अटैम्प्ट किए, कई इमोशनल स्ट्रगल किए, डिस्कशन भी किया और डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। और मैंने अपने फादर को इन्फॉर्म भी किया कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी मदर से भी बात करी और उन्होंने कहा कि मैं हैप्पी लाइफ नहीं जीना चाहती फोर्स मैरिज के अंदर, और डिवोर्स फेस करूं, उसके बाद में रीमैरिज करूं फिर इन्हीं से। तो मेरे पास एक लाइफ है और मुझे उसे पीसफुली गुजारना है, खुशी के साथ गुजारना है। आई वैल्यू माई फैमिली बट माई विशेस आर नॉट एक्सेप्टेड। तो इन्होंने भागकर शादी कर ली। इसके बाद में इनके ब्रदर ने, जो कि इनका इंस्टाग्राम हैंडल संभाल रहे हैं, उन्होंने भी लिखा कि ये सडनली मैरिज कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे भी नहीं पता था इस बारे में कि वो अपने कॉलेज टाइम में ही इस तरीके से शादी कर लेगी, वो भी एक 31 साल के साइकोलॉजिस्ट के साथ में। मतलब क्या होता है, वो जस्ट 19 साल की है, उनका डिसीजन आगे चल के चेंज भी हो सकता है, तो ये उनको सोचना चाहिए था, ऐसा उन्होंने लिखा। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि हमने देवप्रिया को फोर्स नहीं किया था किसी और से मैरिज करने के लिए, तो क्या वो सपोर्ट करते हैं इस डिसीजन को, इस रिलेशनशिप को? तो उन्होंने कहा नहीं, वो सिर्फ 19 साल की है और वो बंदा 31 साल का है। शी नीडेड टाइम टू ग्रो, स्टडी एंड बिकम इंडिपेंडेंट। ही प्रपोज्ड हर व्हेन शी वाज ओनली 17 years old, विच मीन्स ही वॉज अराउंड 29 एट द टाइम। मतलब कि वो 29 साल के थे जिस वक्त में उन्होंने प्रपोज किया था, जब वो देवप्रिया 17 साल की थी। कैन ए 29-year-old grown man propose a +2 student really be called love? How can a grown man be attracted to such young girl? तो मतलब इस तरीके से इन्होंने लिखा और अपना एक तरीके से रोष प्रकट किया कि भाई हम इस मैरिज से खुश नहीं है, कुछ इस तरीके का मतलब इनका विचार था। दोस्तों, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट या इसी तरीके की दूसरी सर्विस होती है जहां पर डिलीवरी बॉयज आपको 2 दिन स्ट्राइक करते हुए दिखने वाले हैं, यानी कि आपको कोई भी डिलीवरी शायद ना मिले 25 दिसंबर और 31 दिसंबर, क्योंकि ये इनका प्रोटेस्ट का दिन रहने वाला है। जबकि ये दोनों ही बिजीएस्ट डे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सा सामान ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि क्रिसमस लोग मनाते हैं तो उसके सेलिब्रेशन के लिए ऑर्डर होने वाले हैं। न्यू ईयर पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, उस दिन भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेयर पेमेंट नहीं मिलता है इनको। वो पेमेंट का जो मेथड था वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है, इनके टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं, अर्निंग कम की जा रही है, और सेफ्टी गियर इन्हें मिलते नहीं, एक्सीडेंट कवर भी कुछ नहीं मिलता है इनको। और जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने को कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करके आओ। तो एल्गोरिथम इनके साथ में अनफेयर कर रही है, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रोटेस्ट 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को दिखाया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिलीवरी
वाले दिन होने वाले हैं जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे जोमेटो, स्विगी और ज़ेप्टो और ब्लिंकिट वगैरह पे। तो सर दिल्ली की एयर क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब यहाँ पर सांस लेना ऐसा है कि ना जाने कितनी सिगरेटें आप फूक रहे हो, वो भी डेली के डेली। यहाँ पर एयर प्यूरीफायर की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों को अच्छी हवा चाहिए अपने घर के अंदर, इस वजह से लोग लेते हैं ताकि उनके लंग्स एक साफ ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएँ। लेकिन फिर भी उसके ऊपर लोग 18% का टैक्स देते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि आपको साफ हवा दे, लेकिन उसके अंदर भी वो टैक्स लेना जानते हैं कि जीएसटी लेंगे 18%। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को साफ साफ कहा है कि ये जीएसटी आपको हटाना पड़ेगा एयर प्यूरीफायर से, क्योंकि यहाँ पर आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली वालों को साफ हवा दी जाए और वो उनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आपको जीएसटी रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर जीएसटी कट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पीआईएल के अंदर ये भी कहा गया है कि जीएसटी को 5% कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो एयर प्यूरीफायर है लग्जरी की कैटेगरी के अंदर नहीं बल्कि एसेंशियल हेल्थ डिवाइस के अंदर डाला जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जितना टैक्स उन पर लगता है उतना ही इस पर लगना चाहिए, करीबन 5%। तो यहाँ पर अगली हेयरिंग के अंदर मालूम चलेगा कि एयर प्यूरीफायर के अंदर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए और कितना कम होना चाहिए। तो शायद एयर प्यूरीफायर आगे चल के सस्ते हो सकते हैं अगर दिल्ली हाई कोर्ट में ये जजमेंट पास हो जाती है। दोस्तों पाकिस्तान ने सबसे बड़ी वेपन डील साइन कर दी है लीबिया के साथ में, जो 4 बिलियन यूएस डॉलर की है। इसके अंदर मतलब ये 33 करोड़ रुपए का आर्म एक्सपोर्ट करने वाला है, जिसमें JF-17 भी है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी है, लैंड एयर सी मिलिट्री इक्विपमेंट भी शामिल हैं। लेकिन इनको ये इतनी बड़ी डील मिल कैसे गई, ये कैसे बन गए वेपन बनाने वाले या फिर एक्सपोर्ट करने वाले? दरअसल यूनाइटेड नेशन ने एम्बार्गो लगा रखा था लीबिया पे 2011 से, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इनको प्रोवाइड ही नहीं कर रही थी वेपन। लेकिन अब पाकिस्तान आया है इनका मसीहा बन के, जिसके बाद में यूएन डिप्लोमेट ने मैसेज भेजा है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है जो कि पाकिस्तान कर रहा है, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर मॉनिटरिंग और क्लैरिफिकेशन और स्क्रूटनी भी बैठाई जाएगी कि किस तरीके की चीज़ पाकिस्तान कर रहा है। और लीबिया अब यूएन नेशन के एम्बार्गो को इनडायरेक्टली बाईपास कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, उनसे वेपन खरीद के। और पाकिस्तान को तो 4 बिलियन यूएस डॉलर मिल रहे हैं, तो उनका तो फ़ायदा ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कह रहा है ये डील बिल्कुल लीगल है, यूएन का कोई भी या इंटरनेशनल लॉ कोई भी वायलेट नहीं किया है। उनको ज़रूरत थी एक्सपोर्ट करने की तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यूएन नेशन के अंदर यूएस भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान इनडायरेक्टली 4 बिलियन यूएस डॉलर का वेपन सेल कर रहा है लीबिया को अब।